मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी हिंदी ग्रामर की चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, वर्ण विचार। ठीक है, ये है हमारा कौन सा चैप्टर? वर्ण विचार, द अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। सभ्यता की शुरुआत में मनुष्य केवल मौखिक भाषा द्वारा विचार प्रकट करता था, किंतु धीरे धीरे मौखिक भाषा पर्याप्त नहीं रही। उस समय भाषा का लिखित रूप आरंभ हुआ। तब मुख से निकलने वाली ध्वनियों को विशेष चिन्हों द्वारा व्यक्त किया गया और यही ध्वनि चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। पहले के जो आदि मानव के युग में था बेटा, ओरली मतलब सब लोग बोलते थे, मतलब जैसे सब लोग मुंह से ही बोलते थे, लिखना नहीं जानते थे। तो धीरे धीरे जो चीज़ मुंह से बोलते थे वो लोग, वो चिन्हों के माध्यम से, अक्षरों के माध्यम से, वो विशेष चिन्हों से बनाया गया। ठीक है, उसके तो जिसे हम लोग वर्ण कहते हैं। नीचे लिखे उदाहरण पढ़िए व समझिए। जैसे क पे ए की मात्रा केला, केला है ना, तो क पे किसकी मात्रा जुड़ी? ए की, फिर ल पे आ की, तो ये चारों मिला के क्या बना? केला। वैसे ही तरबूज, तरबूज किससे बना? त अ र अ ब उ ज अ, मतलब त र बू ज, ब पे उ की मात्रा बू ज। ठीक है, तो वैसे ही वर्ण हमारा स्वर और व्यंजनों के योग से बना है। ठीक है, जैसे कोई भी शब्द हमारा स्वर और व्यंजन को मिला के बनता है तो वो शब्द कहलाता है। और वर्ण कैसे बनता है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसी को वर्ण कहते हैं। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे बेटा इन शब्दों को ध्वनियों में विभाजित किया गया है। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। मतलब वो छोटी इकाई बेटा जिसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण कहलाती है। ओके, उसके बाद है वर्णों के उदाहरण। वर्ण जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? अ हो सकता है, क, ड, इ आदि। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है? प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। विशेष रूप से व्यवस्थित वर्ण समूह ही वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित वर्णमाला क्या कहलाता है? जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, स्वर पढ़ते हैं। आइए, स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अंग, अह स्वर में नहीं गिने जाते। ठीक है, उच्चारण की दृष्टि से स्वर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, शॉर्ट वॉवेल एंड लॉन्ग वॉवेल। ओके, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है ये। जिन स्वरों को बोलते समय अल्प या अत्यल्प मात्रा लगे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। जैसे अल्प या अत्यल्प मात्रा लगे बेटा, मतलब जिसे बोलने में बहुत ही कम मात्रा लगे। जैसे अ, ई, उ, री, ये चारों को बोलने में बहुत ही कम समय लगा बेटा, तो ये हमारा ह्रस्व स्वर कहलाएगा। ठीक है, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? आइए पढ़ते हैं हम लोग। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलते हुए ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मतलब ह्रस्व स्वर में एक क्षण से भी कम समय लगता है, जैसे अ, और वही उसी के मुकाबले ये जो दीर्घ स्वर है ये दुगना समय लगता है। जैसे आ, इसे बोलने में और टाइम लगा। ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों बोलने में बेटा हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लग रहा है, इसलिए ये स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब आपने जाना, आइए हम लोग पढ़ते हैं। आपने क्या जाना? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं? सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए, जो सही होगा उस पर चिन्ह लगाना है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। और किस स्वरों को बोलते समय अत्यल्प मात्रा लगती है? ह्रस्व स्वरों को बोलते समय। ठीक है, सबसे कम मात्रा लगती है। उसके बाद आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। जिन वर्णों अक्षरों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन वर्णों को हम लोग स्वर की हेल्प से बोलते हैं, जिन्हें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे लट्टू है एग्जाम्पल में, ल, अ हुआ, ल में आधा ट है, फिर पूरा ट है, ट पे किसकी मात्रा है? बड़ा ऊ की, तो ये क्या हुआ? लट्टू। ठीक है, लट्टू।
तो ये हमारा एक शब्द बन गया। तो ये किससे बना? स्वर और व्यंजन के मेल से। तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन होते हैं, जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ मुख के किसी भाग से पूरी तरह स्पर्श में आए, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। मतलब बेटा जो भी वर्ण हम लोग बोलते हैं अगर वो हमारी जीभ से पूरी तरह टच होती है बोलने में तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वर्णमाला में क से न तक स्पर्श व्यंजन है। वर्णमाला में हमारी क से न तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब है नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ अर्थात मध्य में रहने वाला। इन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ पूरी तरह मुख को नहीं छूती, मतलब पूरी तरह नहीं छूती, हल्की हल्की छूती है। य र ल व ये चारों बोलते समय हमारा जीभ हल्का सा बस टच होता है तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। बाकी जो हमारा क से न तक था बेटा ये पूरा जीभ टच होता है हमारे मुंह में, इसीलिए वो हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। मतलब स्पर्श हो तो स्पर्श व्यंजन। ओके, जैसे क ख ग घ अंग ये बोल रहे हैं तो हमारी जीभ पूरी टच हो रही है। ओके, फिर है उष्म व्यंजन। उष्म या अर्थात गर्म। उष्म व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख से बाहर निकलती है अतः वह उष्म होती है और सीटी जैसी आवाज़ आती है। उष्म मतलब गर्म बेटा, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये जो व्यंजन होते हैं ये इन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुंह से हवा निकलती है तो हम जान जाएंगे कि ये कौन से व्यंजन है? उष्म व्यंजन है। जैसे श श स ह ये चारों शब्द बोलते समय हमारे मुंह से हल्की सी हवा निकली है तो ये चारों क्या हुए? हमारे उष्म व्यंजन हुए। फिर है अयोगवाह। अयोगवाह हमारा अयोगवाह वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला अनुस्वार है। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है वे स्वरों में अंग के अतिरिक्त क वर्ग से प वर्ग तक के 5वें वर्ण के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे चंदा, पंच, हंस। ठीक है, मतलब कि जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है वे शब्द अनुस्वार में आते हैं, उनमें अंग की मात्रा होती है। फिर है अनुनासिक। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हल्की सी वायु मुख से व हल्की सी वायु नाक से निकली वो अनुनासिक कहलाते हैं। इसे लिखित रूप में चंद्र बिंदु की तरह की सहायता से लिखा जाता है जिसे हम लोग चंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक है, जैसे आंधी, चांद, हंसना। ठीक है, आगे है विसर्ग। विसर्ग की सहायता से लिखी हुई इस ध्वनि का उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे छ, अतः, प्रायः, पुनः। ठीक है, उसके बाद है स्वरों की मात्रा। विशेष क्या है? स्वरों की मात्रा व मात्रा वाले व्यंजन।